हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। आज इस वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। वीडियोस बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन है, साथ में नोट्स भी अवेलेबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार एग्जाम में कैसे लिखना है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना। सो यू कैन राइट एज इट इज इन द नोट्स। ठीक है, तो अगर हम वीडियो को शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनफ टाइम, तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं। ये एक 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जिसका जो डायमीटर है दैट इज 6 सेंटीमीटर है ना। 6 सेंटीमीटर ये चौड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीकम एंड एंड्स एट रेक्टम एंड एनल कैनाल। नाउ जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सीकम जो कि एक डायलेटेड एंड होता है, यहाँ से ये शुरू होती है और रेक्टम और एनल कैनाल पे यहाँ पर आकर ये खत्म होती है। इट्स अराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाला जो एरिया है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेटेड होती है। Its diameter is larger than small intestine, almost twice wider, hence called large intestine. अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसका डायमीटर देखेंगे तो इसका जो डायमीटर है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना ज़्यादा होता है ना। इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को देखें तो पूरी के पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को हम 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है दैट इज सीकम। दिस पोर्शन इज नोन एज सीकम, जो कि 6 सेंटीमीटर्स ये लॉन्ग डायलेटेड रीजन होता है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज कनेक्टेड टू सीकम। अब आप ये देखें, ये जो सीकम है यहाँ से एक लॉन्ग स्लाइटली एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, है ना। लेकिन समटाइम्स क्योंकि इसका पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन अगर हो जाए तो नाउ दिस सिचुएशन बिकम्स वेरी पेनफुल और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होता है इन्फेक्शन तो कई बार हमको ऑपरेट करके इस अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कोलोन। कोलोन का हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है असेंडिंग कोलोन, है ना। तो असेंड करना यानी कि ऊपर की तरफ जाना, क्योंकि ये सीकम से ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है इसलिए हम इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। नौ अगर हम देखेंगे इसकी लेंथ लगभग 10 से लेके 20 सेंटीमीटर्स होती है। एट द लेवल ऑफ लिवर इट कर्व्स टू द लेफ्ट टू कंटिन्यू एज ट्रांसवर्स कोलोन, है ना। नाउ दिस साइड राइट साइड पे यहाँ पर लिवर होता है और यहाँ पर होती है समवेयर हियर देयर इज स्प्लीन। तो लिवर के लेवल पर जाकर ये एक तरीके से लेफ्ट तरफ ये टर्न होता है एक कर्व के फॉर्म में और आगे जाके ये जो बनाता है इट इज नोन एज ट्रांसवर्स कोलोन। तो जो सेकेंड पार्ट है हमारे कोलोन का दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ डुओडेनम, स्टमक एंड स्प्लीन। तो जो पीछे ये कोलोन हमको सामने से दिख रहा है और इसके जो पीछे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो कौन कौन से हैं? इन फ्रंट ऑफ डुओडेनम है, स्टमक है और स्प्लीन है ना। तो डुओडेनम इस तरफ होगा, ठीक है, उसके बाद में स्टमक एंड स्प्लीन यहाँ पर कहीं, वेयर इट फॉर्म्स स्प्लेनिक फ्लेक्सर एंड कर्व्स डाउनवर्ड टू बिकम डिसेंडिंग कोलोन। तो यहाँ पर स्प्लीन होती है और यहाँ से ये डिसेंड डाउन करता है, क्योंकि अब ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए अब हम इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। अब जो डिसेंडिंग कोलोन है इट डिसेंड्स डाउन टू द लेफ्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, है ना। तो अब जो डिसेंडिंग कोलोन है ये ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रहा है एब्डोमिनल कैविटी में। 25 से लेके 30 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है एंड एट द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट इट इज नोन एज सिग्मॉइड कोलोन। तो अब ये डिसेंड करता है और इलियक क्रेस्ट जो कि एक बोन है उसके लेवल पर आकर अब हम इसको सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं, है ना। तो ये डिसेंड किया और यहाँ पर ये बनाता है सिग्मॉइड कोलोन। अब ये जो सिग्मॉइड कोलोन है उसको हम पेल्विक कोलोन भी बोलते हैं एंड इट इज एस शेपेड। थोड़ा सा ये कर्व्ड होता है तो ये थोड़ा सा एस शेपेड होता है, 40 सेंटीमीटर से लॉन्ग होता है और आगे जाके ये कंटिन्यू करता है इनटू द रेक्टम। तो सिग्मॉइड कोलोन के बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेक्टम। अब जो रेक्टम है बेसिकली इट इज 13 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिग्मॉइड कोलोन एंड टर्मिनेट एट एनल कैनाल, है ना। तो यहाँ पर जो रेक्टम है
सिग्मॉइड कोलन से स्टार्ट होता है और एनल कैनाल पे टर्मिनेट होता है। एनल कैनाल इज 3.8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब, तो ये 3.8 सेंटीमीटर्स होता है एंड इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर बनता है उस वेस्ट को रिमूव करने का काम इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एनल कैनाल। नाउ दिस एनल कैनाल इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 स्फिंक्टर्स। यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, कुछ वेल्व समझ सकते हैं आप उसको। ये जो स्फिंक्टर्स हैं इस एनल कैनाल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब 2 होते हैं ये, एक होते हैं इंटरनल स्फिंक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, है ना। एक मिनट, ठीक है। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। नाउ यू कैन लुक हियर इन द डायग्राम, दीज इंटरनल स्फिंक्टर्स ये स्मूथ मसल फाइबर्स से बनते हैं एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि वो नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो ये इनवॉलंटरी होता है, ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। दूसरा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स यानी कि ये वाले, एज यू कैन लुक हियर इन द डायग्राम, ये स्केलेटल मसल्स के बने होते हैं एंड दे आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन। तो ह्यूमन इस जो स्फिंक्टर है इसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। नाउ पाइल्स एंड हेमराइड्स आर एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स इन द एनल कैनाल। ये जो एनल कैनाल है इस एरिया के अंदर कुछ वेन्स होती हैं, समटाइम्स ये वेन्स एनलार्ज हो जाती हैं, एनगॉज्ड हो जाती हैं, डिस्टेंडेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से पाइल्स या फिर हेमराइड्स की कंडीशन पैदा होती है। द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल इज कॉल्ड एनस। तो ये जो एनल कैनाल की अब ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं एनस। अब हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखें तो लाइक अदर जो हमारा स्टमक है, ये जो हमारी जीआईटी है, उसी तरीके से इसके अंदर भी 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बाहर से अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं सीरस कोट, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियम। जो सेकेंड लेयर है दैट इज द मसल लेयर। तो जो ये मसल हैं ये स्मूथ मसल्स होती हैं, इससे बनी होती हैं। लेकिन ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये अपने आप को 2 तरीके से अरेंज करती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड इनर सर्कुलर मसल। तो जो बाहर वाली लेयर है दैट इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग बैंड्स जिनको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई, है ना। 3 लॉन्ग बैंड्स में ये अपने आप को अरेंज करती है, 3 लॉन्ग बैंड्स जिनको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई। अगर आप देखें इस डायग्राम को देखिए तो ये जो डायग्राम है दिस इज द ल्यूमन। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को इस तरीके से कट करें, है ना, तो ये ल्यूमन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हो गई, और ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ठीक है, ये जो मसल लेयर है, नॉट बाहर वाली, जो सेकंड लेयर है, ये इस तरीके से बल्ज करती है, 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स जैसा बनाती है जिसको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई, ठीक है। और इसका काम बेसिकली होता है सरफेस एरिया को एक तरीके से बढ़ाती है जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो सके और जो कंटेंट्स हैं इजीली मूव कर सकें। दूसरा जो इनर सर्कुलर मसल है इट इज अरेंज्ड इन सीरीज ऑफ पाउचेस कॉल्ड हॉस्ट्रा, है ना। तो इनर सर्कुलर मसल कुछ पाउच जैसे बैग जैसे डायलेटेड एरियाज बनाती है जिसको हम बोलते हैं हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रेशंस। आगे हम इसको देखेंगे। जो तीसरी लेयर है सबम्यूकोजा, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये लिम्फोइड नोड्यूल इट इज प्रेजेंट इन द सबम्यूकोजा। अब अगर हम म्यूकोजा को देखें तो म्यूकोजा के अंदर आप देख रहे हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्ग होते हैं और ये स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल। एंड दीज सेल्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेसिकली दे आर कॉलुमिनार और क्यूबॉइडल, है ना। तो कॉलुमिनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। यहाँ पर कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करती हैं। और ख़ास बात इसकी ये है लार्ज इंटेस्टाइन की कि जो विलाय हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में विलाय प्रेजेंट नहीं होते। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी कुछ सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करती है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो लार्ज इंटेस्टाइनल जूस है ये वाटरी होता है। पीएच अगर हम देखेंगे तो थोड़ा अल्कलाइन होता है, दैट इज अबाउट 8। और लाइक अदर डाइजेस्टिव जूसेस इसके अंदर भी जो मेन कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है एंड जस्ट ओनली 0.5% इसके अंदर सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हैं बाइकार्बोनेट्स एंड म्यूसिन। तो जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है, जैसा कि आपको मालूम है बाइकार्बोनेट्स अल्कलाइन होते हैं, तो इनका काम होता है दे न्यूट्रलाइज
द एसिड्स फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो जो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से बहुत से एसिड्स हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं बाय कार्बोनेट्स, ठीक है। और जो म्यूसिन है, म्यूसिन प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड लुब्रिकेट द म्यूकोजा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो म्यूसिन बेसिकली जो गॉबलेट सेल्स हैं हमारे वो प्रोड्यूस करते हैं और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन की पूरी प्रोसेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होने के बाद जब फूड अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उसमें से बहुत सारा जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और सिर्फ वाटर ही नहीं, वाटर के साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, ग्लूकोज और बहुत सी ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, है ना। अब एब्जॉर्ब, जब वाटर लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो जो बची हुई चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि अनवांटेड सब्सटेंसेस, ये फीसेस फॉर्म करते हैं। और एक तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन एक रिजर्वॉयर है फीकल मैटर का अंटिल दे आर एक्सपेल्ड आउट, है ना। तो जब तक ये बॉडी से रिमूव नहीं हो जाते तब तक ये टेम्पररीली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक तरीके से स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का है दैट इज एक्सक्रीशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ हैवी मेटल्स को एक्सक्रीट करता है, जैसे कि मर्करी हो गया, लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, ओके। देन सेक्रीशन, लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस को सेक्रेट करता है। म्यूकस इट हेल्प्स इन द स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल, है ना। तो डेफिकेट करने के लिए जो म्यूकस है एक तरीके से स्टूल को थोड़ा सा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, स्मूदन करता है, जिससे कि स्टूल आसानी से एक्सपेल आउट हो सके। देन सिंथेसिस। अब बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइजेस फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन K, सो हेल्प इन एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी एंड ब्लड क्लॉटिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन K को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। और आपको मालूम है जो विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन एरिथ्रोपोइसिस, है ना। तो ये जो RBCs हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो विटामिन K है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और लास्ट है ECF वॉल्यूम, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। तो इट मेंटेन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर एब्जॉर्ब होता है तो ये एक तरीके से बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। एंड फाइनली द मूवमेंट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, एक है मिक्सिंग मूवमेंट और दूसरा है प्रोपल्सिव मूवमेंट, है ना। बिल्कुल क्लियर है नाम से इनका क्या काम होगा। मिक्सिंग मूवमेंट का काम है कंटेंट को मिक्स करना और प्रोपल्सिव मूवमेंट का काम है जो कंटेंट है उसको आगे बढ़ाना। मिक्सिंग मूवमेंट को हम सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं, प्रोपल्सिव मूवमेंट को हम मास पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। लार्ज सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉज लार्ज इंटेस्टाइन टू बल्ज इनटू अ बैग लाइक सैक कॉल्ड हॉस्ट्रेशंस। अब यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कुछ इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से ये बल्ज करती है ना, दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इंटेस्टाइन कुछ बल्ज करती है जिसको हम बोलते हैं हॉस्ट्रेशंस, ठीक है। दे अकर एट रेगुलर डिस्टेंस, आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ये रेगुलर इंटरवल पे ये जो हॉस्ट्रेशंस हैं ये बनते हैं और इनका पर्पस है एब्जॉर्प्शन। पहला तो काम है ये एब्जॉर्ब करते हैं कंटेंट्स को, स्पेशली वाटर। देन फॉरवर्ड प्रोपल्शन ऑफ कोलोनिक कंटेंट, है ना, और थोड़ा बहुत ये जो कंटेंट है इसको आगे सरकाने का काम भी करते हैं। जो दूसरा मूवमेंट है दैट इज प्रोपल्सिव मूवमेंट, दैट इज मास पेरिस्टाल्सिस, इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव दैट प्रोपेल द फीसेस फ्रॉम कोलोन टुवर्ड्स द एनस फॉर डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब होता है वॉइडिंग ऑफ द फीसेस आउट, है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोपल्सिव मूवमेंट आता है, स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस आती है, एक साथ ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये एकदम इंटेंस होता है और जितना भी ये कोलोन का जो कंटेंट है इसको ये एक साथ में एक तरीके से प्रोपेल करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है, कहाँ पे, टुवर्ड्स द एनस, जहाँ से ये डेफिकेट हो सके और एक्सटर्नल वर्ल्ड में ये बाहर आ सके। इट अगर ट्वाइस और वंस इन एन एडल्ट। अगर हम एडल्ट में देखेंगे तो ये जो मास पेरिस्टाल्सिस है
ये दिन में एक बार या फिर 2 बार हो सकती है, लेकिन इन्फेंट्स के अंदर ये कईयों बार होती है ना। और जो वेगस और गैस्ट्रिन है ये मास पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक रिफ्लेक्स है जो कि जानना जरूरी है, और उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। होता क्या है इस रिफ्लेक्स के अंदर, जब भी स्टमक के अंदर फूड आता है तो स्टमक स्ट्रेच होता है। जब स्टमक स्ट्रेच होगा तो जो वेगल एक्टिविटी बढ़ती है, और वेगल एक्टिविटी बढ़ती है तो ये कोलोन को एक्टिवेट करता है, कोलोन की एक्टिविटी बढ़ती है, और कोलोन के अंदर मास पेरिस्टाल्सिस होता है ना। तो ये जो पेरिस्टाल्सिस है ये होगा कोलोन के अंदर, और जिसकी वजह से डेफिकेशन होता है, स्टूल इज वॉइडेड आउट इनटू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो डेफिकेशन क्या हो गया, इट इज वॉइडिंग ऑफ द फीसेस आउट, इट इज कॉल्ड डेफिकेशन। इन एडल्ट्स ये एक वॉलंटरी प्रक्रिया होती है, लेकिन बच्चों के केस में ये इनवॉलंटरी होता है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हमने सबसे पहले हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है और उसके क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इन पार्ट्स को हमने फिर डिटेल में एक एक करके डिस्कस किया। उसके बाद में हमने लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसको पढ़ा। उसके बाद में हमने लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस को पढ़ा, और लास्ट में हमने लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।